हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू एकलव्य क्लासेस। मैं रणधीर कुमार एक बार फिर से आप लोगों को स्वागत करता हूं। तो आज मैं आपको एक नया वीडियो प्रोवाइड करने वाला हूं जिसका नाम है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। ये स्पेशली फॉर चैप्टर है क्लास 10th के उस स्टूडेंट के लिए जो इस बार बोर्ड देने के लिए बैठ रहे हैं एग्ज़ाम बोर्ड में। तो प्लीज़ एग्ज़ाम देने वाला स्टूडेंट्स ज़रूर देखें। ऑब्जेक्टिव का बहुत महत्व है स्पेशली फॉर बिहार बोर्ड के लिए, क्योंकि इस बार 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछेगा जिसमें से आपको 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव बनाना है। और इसलिए ऑब्जेक्टिव जो होता है नंबर उठाने के मायने से बहुत ही स्पेशल और इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए मैं इस ऑब्जेक्टिव वीडियो को शुरू करता हूँ। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इसे जितना से जितना हो सके फॉरवर्ड करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, आज के नए वीडियो को करते हैं शुरू। फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करता। भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है? तो क्वेश्चन में कहा कि भारत में औरतों के आरक्षण की व्यवस्था की गई है, तो वो है पंचायती राज संस्था। कहाँ? पंचायती राज संस्था। ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद विरोधी नहीं थे? तो लोकतंत्र में रंग विरोधी नहीं थे जेड गुडी। कौन थे? जेड गुडी। क्वेश्चन है अगला, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये क्वेश्चन चलता फिरता है और बहुत सारे लोग जानते हैं इसको। तो इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? मेगास्थनीज। कौन है? मेगास्थनीज। अगला क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन है सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित है? सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित है? तो सांप्रदायिक राजनीति एक धर्म दूसरे से श्रेष्ठ है, इस पर राजनीतिक है, आधारित है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई आदमी कहता है कि मेरा धर्म सबसे अच्छा, उसका धर्म सबसे अच्छा, तो इसी पर कहता है कि सांप्रदायिक राजनीति आधारित है। तो चलिए इसका आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 ए। क्वेश्चन नंबर 5वां है, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय क्या होता है? तो जब लैंगिक विभाजन करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है कि स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर का। किसका? जैविक अंतर का। तो ऑप्शन नंबर कौन सही है? ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है 6ठा में कि भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो आप जानते हैं, पहला क्वेश्चन पढ़िए क्या है इसमें कि यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। सही बात है। यह एक धर्म का राजकीय धर्म बनाता है। गलत। सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की इजाज़त देता है। किसी धार्मिक समुदाय के नागरिकों को बराबरी से अधिकार देता है। गलत। इसमें ऑप्शन नंबर सी जो है वो सबसे सही है कि सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी देता है। इसीलिए तो कहते हैं कि भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? 7वां, सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि। अब इसमें क्वेश्चन में कहा कि सत्ता में साझेदारी क्यों सही है? तो इसलिए सही है कि यहाँ विविधता को अपने अंदर समेट लेती है, यानी कि देश देश से भांति भांति के लोगों को अपने अंदर सत्ता में आने की उत्साहित करती है, प्रोत्साहित करती है कि हम भी सत्ता में जाएं। इसलिए सत्ता में साझेदारी। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि सामाजिक विभाजन को संभालने के संदर्भ में इनमें से कौन सा बयान लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता है? अब देखिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है। सामाजिक विभाजन को संभालने के संदर्भ में इनमें से कौन सा बयान लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता है? तो देखिए क्वेश्चन नंबर डी ऑप्शन देखिए, क्वेश्चन का ऑप्शन डी देखिए, लोकतंत्र सामाजिक विभाजनों के आधार पर समाज को विखंडन की ओर ले जाता है। यदि आप समाज में लोकतंत्र में सामाजिक विभाजन करते हैं तो वो समाज क्या होता है? विखंडन की ओर चला जाता है। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सही है? डी। 9 में है कि भारत की वित्तीय राजधानी कौन है? अब वित्तीय राजधानी का मतलब क्या होता है? मुद्रा से लेन देन। तो सबसे ज़्यादा मुद्रा किस राजधानी में आता है? तो मुंबई में। कहाँ? मुंबई में। तो इसमें कहा
कि सबसे ज़्यादा वित्तीय राजधानी भारत की कौन है? तो वित्तीय राजधानी मुंबई है। तो ऑप्शन नंबर कौन सही है? सी। अगला क्वेश्चन है 10 में कि बिहार की साक्षरता दर कितना है? तो बिहार की साक्षरता दर 70.9% है। कितना है? 70.9%। ये ओवरऑल है। क्या है? ओवरऑल। देखिए इसका एक रिपोर्ट देखिए, रिपोर्ट में है एनओसी की ताज़ा एनएसओ की ताज़ा रिपोर्ट में सामने आ गया कि भारत की राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ की रिपोर्ट में बिहार कम साक्षरता दर वाले राज्यों में तीसरे स्थान पर है और 70.9% समग्र साक्षरता दर के साथ बिहार राष्ट्रीय में नीचे से टॉप 3 पर है, लास्ट 3 में है, सॉरी। अगला क्वेश्चन 11 में कि 2011 की जनसंख्या के अनुसार भारत में साक्षर महिलाओं का प्रतिशतता कितना है? तो कितना प्रतिशत है? 65%, 65.46%। कितना परसेंट है? 65.46% है। तो ऑप्शन नंबर सी, बी। क्वेश्चन देखिए, इसका रिपोर्ट देख लीजिए। 2011 की जनगणना के परिणाम बताते हैं कि देश में साक्षरता में वृद्धि हुई है। देश में साक्षरता दर पुरुषों के लिए 74.04%, जबकि टोटल है और पुरुषों की जनसंख्या, उसमें से पुरुषों की जनसंख्या जो है उसमें से साक्षर परसेंटेज कितना है? पुरुषों की 82.14 और महिलाओं की प्रतिशत कितना है? 65.46। जबकि सबसे टॉप लिस्ट में केरल है 93.91% के आधार पर। ठीक है, तो और बाकी आगे में है लक्षद्वीप है और फिर मिजोरम है। इन सभी की रैंकिंग शीर्ष स्थान पर बनी हुई है 2011 के जनगणना। अब आगे देखिए, श्रीलंका के बहुसंख्यक समुदाय की भाषा क्या है? तो आप जानते हैं कि जो आदमी वहाँ जो जनसंख्या ज़्यादा होगा वही उसका भाषा होगा। तो जैसे कि यहाँ श्रीलंका में सिंहला ज़्यादा है, सिंहला समुदाय ज़्यादा है, इसलिए सिंहला समुदाय की जनसंख्या के आधार पर वहाँ की भाषा जो है सिहली है। क्या है? सिहली। अगला क्वेश्चन है कि श्रीलंका की आबादी में तमिलों की संख्या कितनी है? तो श्रीलंका की आबादी में तमिलों की संख्या 22% है। कितना? 22%। देखिए नीचे दिया गया है कि हिंदू की आबादी जो है, हिंदू तमिल की आबादी वो है 12% और मुस्लिम तमिल की आबादी कितना है? 10%। यानी टोटल मिला करके तमिल की संख्या कितना है? 22%। बाकी जो हैं वहाँ सिंहली है, इसीलिए वहाँ सिंहली भाषा का प्रयोग किया जाता है। 15वीं लोकसभा में महिलाओं की सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? देखिए 15वीं लोकसभा के क्वेश्चन थोड़ा पुराना है, अपडेट है इसमें कि 15। तो क्वेश्चन इसका आंसर कितना है? इसका आंसर 59 है। कितना? 59 15वीं लोकसभा में। और 17वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या बढ़कर 78 हो गया है, अर्थात 14.3%। तो ये आंसर करंट अफेयर का है और करंट है। चलिए, अमेरिका में अश्वेत शक्ति आंदोलन उग्र रूप से कब उभरा था? अमेरिका में जो आंदोलन हुआ उसमें कब उभरा था? तो इस क्वेश्चन का आंसर अब 1966 है। कितना है? 1966। क्वेश्चन है अगला 16 में कि डरबन में नस्ल भेद विरोधी सम्मेलन हुआ। डरबन में नस्ल भेद विरोधी सम्मेलन हुआ तो कब हुआ? तो इसका आंसर है 2001। 2001 में डरबन में नस्ल विरोधी सम्मेलन हुआ था। नस्ल विरोधी का मतलब क्या होता है? नस्ल भेद विरोधी मतलब वहाँ पे गोरे काले का भेदभाव। अगला क्वेश्चन है, भारत में वर्तमान में कितनी प्रतिशत महिलाओं को संसद में प्रतिनिधित्व प्राप्त है? तो ये अभी पिछला क्वेश्चन में आपने पढ़ा कि भारत में जो संसद में महिलाओं का जो प्रतिशत है वो 14.3% है। कितना है? 14.3%। क्वेश्चन है कि बेल्जियम के किस शहर में स्कूल में फ्रेंच बोलने पर रोक लगा दी गई थी? कौन सा भाषा? तो फ्रेंच बोलने पर रोक लगा दी गई थी, तो वो था मर्चटेम। कौन था? मर्चटेम। अलग अलग भाषा बोलने वाले लोगों के आधार पर सामुदायिक सरकार का गठन करने का अधिकार किस देश के नागरिकों को
दिया गया। तो देखिए वहाँ अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग होते हैं, उनको अलग अलग सामुदायिक सरकार बनाया जाता है, यानी कि वो देश कौन सा है, वो देश है बेल्जियम। अगला है काले दस्ताने और बंधी हुई मुट्ठी किसका प्रतीक है। तो जब कहीं प्रदर्शन होता है अमेरिका में तो देखिएगा वहाँ सबसे ज़्यादा काला दस्ताना पहना हुआ एक हाथ का मुट्ठी होता है, और तो वो अश्वेत शक्ति का प्रदर्शन है। किसका? अश्वेत शक्ति का प्रदर्शन, क्योंकि अमेरिका में सबसे ज़्यादा अश्वेत लोगों का और गोरे लोगों के बीच में झड़प होते रहता है, इसलिए वहाँ पर ज़्यादा ये देखने को मिलता है। श्रीलंका में तमिल मुख्य रूप से रहते हैं। कहाँ रहते हैं तमिल? तो उत्तर पूर्वी प्रांत में। तमिल मुख्य रूप से कहाँ रहते हैं? तो उत्तर पूर्वी प्रांत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में बहुसंख्यक आबादी है। तो ये तो सबको जानते हैं कि भारत में सबसे ज़्यादा हिंदू है, इसलिए यहाँ का समुदाय हिंदू होगा, तो यहाँ का हिंदू समुदाय। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसार भारतवर्ष को घोषित किया गया। तो भारतवर्ष को क्या घोषित किया गया? धर्मनिरपेक्ष। अभी तो बताए थे कि यहाँ का कोई भी धर्म नहीं है। इस देश में संविधान में लागू है कि यहाँ का कोई धर्म अपना नहीं है, तो इसलिए इस देश को क्या बोलते हैं? धर्मनिरपेक्ष राज्य बोलते हैं। इसलिए भारतीय संविधान के अनुसार भारतवर्ष को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया। क्वेश्चन है, इनमें से किस संस्था में महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान किया गया है? महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान किया गया है, वो संस्था का नाम है स्थानीय पंचायती राज की संस्था। क्या है? स्थानीय पंचायती राज की संस्था। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन व्यक्ति ऐसे हैं जिनका नाम दलितों के उत्थान से संबंधित नहीं है? अर्थात दलित के लेन देन से या दलित के उत्थान से इनका कोई लेन देन नहीं था। वैसे व्यक्ति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र। निम्नांकित देशों में से किसे धार्मिक एवं जातीय पहचान के आधार पर व्यापक रूप से विखंडन का परिणाम भुगतना पड़ा? किसको भुगतना पड़ा? तो यूगोस्लाविया को। जैसे हुआ क्या वहाँ कि धर्म और जाति के आधार पर अलग अलग लोग बट गए, और उसके बाद में वहाँ का सरकार जो था वो जाति और धर्म के आधार पर बनने लगा, इसलिए वहाँ के लोगों ने अपने आप में विखंडन चालू कर दिया, यानी वहाँ का देश जो है वो छोटे छोटे भाग में टूट गए। तो ऐसा कौन सा देश था? यूगोस्लाविया। चलिए अगला क्वेश्चन है, सत्ता की साझेदारी की एक अनूठी एवं सर्वोत्तम प्रणाली किस देश में विकसित की गई है? तो यह है बेल्जियम। वहाँ एक अनूठा प्रणाली हो गया कि लोग अलग अलग समुदाय के लोग हैं और अलग अलग सरकार बनाते हैं। अगला क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलियाई धावक पीटर नॉर्मन ने एफ्रो अमेरिकी धावक के प्रति पुरस्कार वितरण समारोह में अपना समर्थन किस प्रकार व्यक्त किया? तो मानवाधिकार का जो एक बिल्ला होता है उसको लगाकर उसको समर्थन प्रोत्साहित किया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सत्ता में साझेदारी के प्रमुख कारण इनमें से कौन नहीं है? तो अब देखिए, सत्ता में साझेदारी के प्रमुख कारण कौन नहीं है? तो इसके लिए क्वेश्चन आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। ऑप्शन को, राष्ट्र की एकता एवं अखंडता के लिए, राष्ट्र की राजनीतिक व्यवस्था में स्थायित्व के लिए, अधिक से अधिक लोगों तथा समूहों को सत्ता में जोड़ने के लिए, और सरकार का निर्धारित कार्यकाल पूरा करने के लिए। तो देखिए लोग क्या करते हैं, सत्ता के साझेदारी बचाने के लिए, एक कुर्सी बचाने के लिए लोग दूसरे सरकार पार्टी से गठन करके अपना कार्यकाल पूरा करते हैं। ठीक, यानी सरकार अपना सत्ता बचाने के लिए माने पूरा कार्यकाल करने के लिए वो क्या करते हैं, दूसरे दल से साझेदारी कर लेते हैं। जैसे नीतीश जी साझेदारी कर लेते हैं लालू जी से, और लालू जी साझेदारी कर लेते हैं नीतीश जी से, और जब उन दोनों में नहीं बनता है, कुर्सी जाने वाला होता है, तो दोनों के बीच में टूट जाता है। फिर कहते हैं हम आइए, और हमको बुलाते हैं, जीतन मांझी को बुला लेते हैं, और जीतन मांझी आकर के सरकार में मंत्री बन जाते हैं और मुख्यमंत्री बन जाते हैं। इस प्रकार से जो है वो अपना कार्यकाल 5 वर्ष के पूरा करते हैं, और फिर जब उनसे भी नहीं संभलता तो फिर वो वापस हट जाते हैं। तो इस प्रकार से सत्ता में अपना कार्यकाल को पूरा करने के लिए क्या करते हैं, साझेदारी करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी समझ गए। चलिए क्वेश्चन है अगला, सत्ता की साझेदारी की अधिक आवश्यकता कहाँ पड़ती है? अब ये भी समझने वाला बात है कि सबसे ज़्यादा सत्ता की साझेदारी कहाँ जरूरत पड़ती है? तो जाति, भाषा, क्षेत्र, संप्रदाय के आधार पर बटे हुए समाज में सत्ता की साझेदारी सबसे अधिक पड़ती है। अब जहाँ पर
हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं, और वहाँ पे लोग अपने अपने वोट पाने के लिए लोग अपने अपने समाज के यानी उसी संप्रदाय के वोट कैंडिडेट को उतारेंगे जहाँ पे उस समाज के लोग ज़्यादा होंगे। जैसे जहाँ हिंदू ज़्यादा है वहाँ हिंदू कैंडिडेट उतारते हैं, जहाँ मुस्लिम ज़्यादा है इसलिए मुस्लिम कैंडिडेट उतारते हैं, जहाँ पे और कोई कैंडिडेट है इसलिए वहाँ पे उस प्रकार के कैंडिडेट को उतारा जाता है, ताकि लोगों के बीच क्या हो, सत्ता में आसानी से आ सकें। तो इसलिए जाति और भाषा के क्षेत्र पर संप्रदाय में बटे हुए समाज में सत्ता की साझेदारी के लिए वहाँ पे सबसे ज़्यादा आवश्यक होता है कि हम अपना सत्ता में बचे रहें। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। इनमें सत्ता की साझेदारी का एक ही लाभ क्या है, एक सही लाभ क्या है? तो सत्ता के साझेदारी का एक सही लाभ ये मिला कि समुदायों के मध्य टकराव की कमी हो जाती है। समुदाय के मध्य टकराव की कमी हो जाती है, अर्थात वहाँ पे अलग अलग लोग के सत्ता में रहते हैं और तो समुदाय के लोग जो हैं वो टकराते नहीं हैं, आपस में थोड़ा कम टकराते हैं। तो इसलिए सत्ता की साझेदारी में एक सही लाभ है कि समुदाय के बीच में टकराव थोड़ा कम। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका में चलाए गए नागरिक अधिकार आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो देखिए, अभी हम आपको बताए थे कि अमेरिका में सबसे ज़्यादा नस्ल विरोधी आंदोलन चलते हैं, और वहाँ पे जो नागरिक अधिकार आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था भी यही था कि नस्ल आधारित भेदभाव को मिटाना, नस्ल आधारित भेदभाव को मिटाना। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कथन भारत के संदर्भ में सही है? इनमें से कौन सा कथन भारत के संदर्भ में सही है? तो बताइए कौन सा सही है? तो इसमें ऑप्शन डी सही है, मतलब इसमें सारे ऑप्शन सही है। भारत एक विविध समुदायों का देश है, तो सही बात है, यहाँ पे अलग अलग जाति और अलग अलग धर्म संप्रदाय के सभी लोग रहते हैं। भारत में धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत लागू है, तो है, क्योंकि यहाँ देश का कोई अपना धर्म नहीं है। भारत में धार्मिक सौहार्द एवं भाईचारे के सिद्धांत को तरजीह दी जाती है, तो दी जाती है। यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोग आपस में रहते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें कौन सा कथन सही है? अब सोचिए, पूरा पढ़िए। इसमें सामाजिक विभाजन अधिकांशतः जन्म पर आधारित होता है, तो यही सही है कि सामाजिक विभाजन जो होता है वो अधिकांशतः जन्म पर आधारित होता है। मतलब जो बच्चा जिस समाज में जन्म हुआ उसी समाज का होगा, तो उसका पहले से ही आधारित हो जाता है, जन्म से ही आधारित हो जाता है कि बच्चा किस समाज का है, किस कास्ट का है, किस जाति का है। तो जिस जाति में जन्म होता है बच्चा जन्म से उसी जाति का हो जाता है। तो यहाँ कहा कि सामाजिक विभाजन अधिकांशतः जन्म पर ही हो जाता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। अगला, सत्ता में साझेदारी का वास्तविक अर्थ क्या होता है? सत्ता में साझेदारी का वास्तविक अर्थ क्या होता है? तो सत्ता में साझेदारी का वास्तविक अर्थ होता है राज्य के नागरिक द्वारा हित और सरकारी स्तर पर निर्णय लेने अथवा निर्णय निर्माण की प्रक्रिया को प्रभावित करना। देखिए, क्वेश्चन का आंसर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, अब इसको ध्यान से सुनिए। इसमें कहा कि सरकार के नागरिकों द्वारा यहाँ पर सरकारी स्तर पर निर्णय लेने का अथवा, मतलब किसी भी प्रकार का अगर सरकारी कार्य हो रहा है तो उसमें आप सम्मिलित होकर, आप सत्ता में सम्मिलित होकर कर सकते हैं। जैसे कि विपक्ष के लोग करते हैं, विपक्ष के लोग क्या है, सत्ता में हैं, तो वहाँ पे क्या है कि कोई भी काम अगर सरकार करता है, अगर गलत करता है तो रोकने का काम करते हैं, अगर सही करता है तो प्रोत्साहन करने का काम करते हैं। तो यही काम जो है सत्ता में साझेदारी करके लोग कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में यही कहा कि राज्य के नागरिक द्वारा, ठीक है, सरकारी स्तर पर निर्णय ले सकते हैं अथवा निर्णय और निर्माण की प्रक्रिया को प्रभावित भी कर सकते हैं। अगर कोई गलत काम किया है तो धरना दे सकते हैं, अगर अच्छा काम किया है तो उसका वाहवाही कर सकते हैं। तो यह सत्ता में साझेदारी का वास्तविक अर्थ होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। 36 में है, सत्ता की साझेदारी के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है? सत्ता की साझेदारी के, तो ये ऑप्शन आप पढ़ चुके हैं, ऑप्शन नंबर सी, सत्ता की साझेदारी विभिन्न समुदाय के बीच टकराव को कम करती है। क्या करती है? क्या करती है? टकराव को कम करती है। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो उत्तरी आयरलैंड के कैथोलिक समुदाय आर्थिक रूप से काफ़ी संपन्न एवं खुशहाल, ये गलत है। उत्तरी आयरलैंड के कैथोलिक और समुदाय जो थे वो काफ़ी गरीब हैं, मतलब कि वहाँ काफ़ी संपन्न और खुशहाल नहीं है, तो इसलिए ये आंसर गलत है, बाकी सारे सही है। 38 में है, राजनीतिक में धर्म उस वक्त एक विकराल समस्या का रूप खड़ी हो जाती है
जब धर्म एवं संप्रदाय का राष्ट्र मुख्य आधार मान लिया जाता है। अब क्वेश्चन समझिए इसका। क्वेश्चन कहा कि राजनीति में धर्म उस वक्त एक विकराल समस्या के रूप में खड़ी हो जाती है जब धर्म और संप्रदाय को राष्ट्र का मुख्य आधार मान लिया जाता है। यदि आप राष्ट्र को और धर्म संप्रदाय को एक राष्ट्र का एक मुख्य आधार मान लीजिएगा कि यही मेरा राष्ट्र है, यही मेरा धर्म है, तो उस समय राजनीति में थोड़ा विकराल रूप आ जाता है। दोनों धर्मों के बीच में टकराव उत्पन्न हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि राजनीति में धर्म जो है वो एक विकराल रूप खड़ी कर देती है। कब? जब धर्म और संप्रदाय को एक राष्ट्र का मुख्य आधार मान लिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन, शासन व्यवस्था में लोकतांत्रिक सत्ता की साझेदारी के सिद्धांत का पालन करते हुए किस बात का पर विशेष बल दिया जाता है? लोकतांत्रिक सत्ता व्यवस्था में सत्ता की साझेदारी के सिद्धांत का पालन करते हुए किस बात पर विशेष बल दिया जाता है? तो ऑप्शन पढ़िए। सत्ता की साझेदारी में अधिकाधिक लोगों को शामिल करने पर, सत्ता की साझेदारी में कम से कम लोगों को शामिल करने पर, सत्ता की साझेदारी में विशेष समुदाय को शामिल करने पर, सत्ता की साझेदारी में शिक्षित लोगों को शामिल करने पर। तो इसमें ये बल दिया जाता है कि सत्ता के साझेदारी में अधिक से अधिक लोगों को शामिल किया जाए। जैसे आप बीजेपी को देखिए, इसका इतना खर्च करता है, मतलब बहुत ज़्यादा खर्च करता है बीजेपी के, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, उनका क्या है, सत्ता में साझेदारी है। सत्ता में आप रहने के लिए वो लोगों को अलग अलग जगहों से लोगों को अपने अंदर जोड़ते हैं। और तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि सत्ता में साझेदारी के लिए अधिक से अधिक लोगों को शामिल करना बहुत ज़रूरी है और इसी पर विशेष बल दिया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर ए सही है। 40 में कहा कि श्रीलंका में सत्ता की साझेदारी से संबंधित कथनों को निम्नलिखित में से कौन सही है? अब देखिए, यहाँ कुछ अलग कंडीशन है। सिहली वाले लोग कहते हैं कि हम बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए हम यहाँ अपना वर्चस्व रखेंगे, ठीक। और तो इसके आधार पर क्या होता है, तमिल वाले लोगों का हित का ख्याल नहीं रखा जाता है। तो बस यही बात है। तो ऑप्शन नंबर डी में है कि श्रीलंकाई सरकार की नीतियों द्वारा सिहली भाषी बहुसंख्यक वर्चस्व कायम करने का प्रयास करते हैं श्रीलंका में। तो यही आंसर सही है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो केवल भारत में अमेरिका जैसे देशों में ही सामाजिक विभाजन दिख पड़ते हैं। तो गलत। ऐसा नहीं है कि केवल अमेरिका में ही और भारत में ही सामाजिक विभाजन दिखते हैं। सामाजिक विभाजन सभी जगह दिखते हैं, कुछ न कुछ थोड़ा बहुत सब जगह दिखते हैं सामाजिक विभाजन, ठीक। तो ये सब क्वेश्चन नंबर ये जो है सही नहीं है। अगला है, इनमें से कौन सा कथन सही है? केवल भारत जैसे बड़े देशों में सामाजिक विभाजन होते हैं। गलत। जहाँ सामाजिक अंतर एक दूसरे से टकराते हैं वहीं सामाजिक विभाजन होता है, ये सही है। केवल लोकतांत्रिक देशों में सामाजिक विभाजन होते हैं। गलत। यूगोस्लाविया में सामाजिक विभाजन का उदाहरण कभी नहीं देखने को मिला, ये भी गलत। तो इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर बी सही है। बी में है, जहाँ सामाजिक अंतर होते हैं तो एक दूसरे से टकराव जरूर होते हैं और समाज में विभाजन हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला, ऑप्शन नंबर 43 में है, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन देखिए, प्रायः प्रत्येक देश किसी न किसी तरह से सामाजिक विभाजन रहते हैं। सही बात है। कुछ सामाजिक अंतर सामाजिक विभाजनों का रूप ले सकते हैं, ये भी सही है। लेकिन यह कोई ज़रूरी नहीं कि सामाजिक विभाजन का सारी राजनीतिक अभिव्यक्ति खतरनाक हो, ये गलत है। यानी कि ये सही नहीं है, समझें, ये सही नहीं है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी होगा कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जहाँ सामाजिक विभाजन होगा तो वहाँ का राजनीतिक अभिव्यक्ति भी खतरनाक होगा, ठीक। भारत में सामाजिक विभाजन है तो इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ का राजनीतिक अभिव्यक्ति खतरनाक है। तो ऑप्शन नंबर सी गलत है। क्वेश्चन है 44 में, इनमें से कौन सा कथन सही है? श्रीलंका में श्रीलंका केवल सिहलियों के लिए मांग करना तमिल समुदाय की पहचान और उनके हितों के खिलाफ थी। ये आंसर सही है। इसका मतलब ये हुआ कि श्रीलंका में केवल सिहली कहते थे कि ये हमारी सरकार है और हम यहाँ के लोग हैं, यही इसका आंसर निकाला जा सकता है। तो इसीलिए तमिल वाले के हित के ये खिलाफ था,
तो ये कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 45 में है, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो अब इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, देखिए, लोकतंत्र में को सामाजिक विभेद से उत्पन्न समस्याओं को समाधान करने पर सर्वोत्तम तरीका माना गया है, गलत। लोकतंत्र में विभिन्न समुदाय द्वारा अपनी जायज़ मांगों को शांतिपूर्ण ढंग से सरकार के सामने रखा जाता है, एकदम सही है, हाँ रखा जा सकता है। तो इसमें पूछ रहा है कि सही नहीं है कौन, तो लोकतंत्र में सामाजिक विभेद का राजनीति पर गहरा प्रभाव पड़ता है, एकदम पड़ता है। लोकतंत्र सामाजिक विभेद के आधार पर देश को विखंडित करने का कारगर करता है, नहीं। लोकतंत्र सामाजिक विभेद के आधार पर देश को विखंडित नहीं करता है। भारत में सामाजिक विभेद है क्या, और लोकतंत्र भी है, तो क्या यहाँ विखंडन है? तो इसका मतलब ये नहीं कि लोकतंत्र जो है उस सामाजिक विभेद को पैदा करे। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही नहीं है, डी जो है सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से बेल्जियम के बारे में कौन सा कथन सही है। बेल्जियम के बारे में कौन सा कथन सही है, तो ऑप्शन पढ़िए। बेल्जियम एक एकात्मक सरकार की जगह संघीय शासन व्यवस्था अपनाकर मुल्क को जाति एवं भाषा के आधार पर टूटने से बचा लिया। बेल्जियम में फ्रेंच भाषी बहुतों को डच भाषी अपना संख्यकों का अपना प्रभुत्व जमाने का प्रयास किया था, गलत। बेल्जियम करीब 3 दशकों से भयंकर युद्ध से जल रहा है, गलत। बेल्जियम की सत्ता की साझेदारी अलोकतांत्रिक तरीका अपनाया गया है, गलत। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। 46 का ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए 46 में है कि इनमें बेल्जियम के बारे में कौन सा कथन सही है। तो बेल्जियम के बारे में कौन सा कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है कि बेल्जियम में एकात्मक सरकार की जगह संघीय सरकार बनाकर शासन व्यवस्था अपनाकर मुल्क को जाति एवं भाषा के आधार पर टूटने से बचा लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 7 में 46 क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कथन सही है। तो इनमें से कौन सा कथन सही है, पहचानिए। नेपाल की राजधानी काठमांडू में एक अलग प्रकार की सरकार गठित की गई, गलत। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में एक अलग प्रकार की सरकार का गठन की गई है, गलत। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में एक अलग प्रकार की सरकार गठन की गई है, सही बात है। बेल्जियम की राजधानी जो ब्रुसेल्स है वहाँ पे एक नए प्रकार की सरकार की गठन की गई है, ठीक। तो इसका आंसर क्या है, सी, इसका आंसर सी है। तो इस तरह से क्वेश्चन खत्म होते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप प्लीज़ इसको देखिए। और पीछे जो 4 वीडियो आपको प्रोवाइड किया गया है हिस्ट्री का, वो भी देखिए। बहुत ज़्यादा लॉकडाउन में आपको, तो लॉकडाउन क्या पूरा 10th क्लास में जब तक आप एग्ज़ाम नहीं दे लेते हैं तब तक आपको बेनिफिट है। और सिविक्स का चैप्टर तो ऐसा है कि वो कम्पटिटिव लोग भी देख सकते हैं, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो भी लोग देख सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो केवल 10th में ही आए, क्योंकि जीके का क्वेश्चन कहीं भी आ सकता है। तो प्लीज़ इसे देखिए और लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।